अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग। मैं आसिफ त्यागी आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को शुरू करने से पहले जो है मैं आपको कलाम साहब के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी कुछ स्टोरी शेयर करने वाला हूं, शायद आपको पसंद आए। तो बच्चों अब ये स्टोरी ये जितनी भी है ये कहीं ना कहीं आपके और मेरे बीच से निकल के आती है। जब मैं कहीं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे शेयर करी थी। स्टोरी क्या है कि मेरा एक स्टूडेंट था, जो एएफएमसी पुणे में सेलेक्ट हुआ था कभी किसी जमाने में। और एएफएमसी पुणे में फिर क्या हुआ कि वहां पे क्या होता है कि हर साल किसी ना किसी सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है बच्चों के साथ इंटरेक्शन के लिए, जो बच्चे वहां से एमबीबीएस कर रहे होते हैं। तो मैं उस टाइम की बात आपको बता रहा हूं जब कलाम साहब हयात थे, जिंदा थे। तो मतलब कलाम साहब को एएफएमसी में बुलाया गया था। तो कलाम साहब को जब एएफएमसी में बुलाया गया स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन के लिए, तो वहां पे कुछ बच्चों ने कलाम साहब से यह पूछा कि आपकी जिंदगी का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट है वो क्या है अब तक, जो है आपको क्या लगता है कि उसने कैसा है, ये हैप्पीएस्ट मोमेंट अभी तक क्या रहा आपका। तो मतलब अगर मैं आपसे भी बोलूं यार कि कलाम साहब के लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट अगर कोई गेस करे तो शायद मतलब जो अगर आपको क्रेडेंशियल उनके पता हो तो किसी को लग सकता है कि शायद जब उन्होंने वो जो इंडिया ने जब वो न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसकी टीम का पार्ट थे, कितनी बड़ी बात थी यार, है ना। तो हो सकता है कि यार वो उसके लिए कॉलर खड़े करेंगे, उसने क्या ऐसा नहीं यार मैं न्यूक्लियर टीम का पार्ट था यार जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला। किसी को लग सकता है उसने कैसा है कि उन्होंने इतनी सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया को दी यार, इतनी सारी मिसाइल डेवलप करी कि हो सकता है कि वो ये बोल सकता है उन्होंने यार कि जब मैंने वो अग्नि मिसाइल डेवलप करी यार, या फिर मैंने मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया, कि वो मेरी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट था। लेकिन ये भी नहीं बोला उन्होंने। अच्छा, अगर मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करूं, हो सकता है किसी को लगे उसने कैसा है कि वो शायद ये बोलेंगे उसने कैसा है कि जब उन्होंने वो मतलब प्रेसिडेंट बने यार, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि शायद उन्होंने ये बोला हो कि यार कि मैं प्रेसिडेंट बना तब मुझे लगा कि यार कि जिंदगी यार मैंने क्या ही अचीव कर लिया, क्या ही मजा आ गया। लेकिन हाँ, आप बिलीव करिए उनमें मतलब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने क्या बताया, हाँ उन्होंने उन्होंने फिर उन बच्चों को कुछ इंटरेक्शन में एक छोटी सी स्टोरी बताई। मतलब बच्चों के साथ बड़ा इंटरेक्ट करते थे अगर आपको पता हो उनका। तो उन्होंने ये बताया कि उसने कैसा है कि जब वो अग्नि मिसाइल के ऊपर काम कर रहे थे, आप मतलब केएलसी के स्टूडेंट है या केएलसी के साथ ऑडियंस है तो कहीं ना कहीं आपको कार्बन फाइबर के बारे में पता होगा। कार्बन फाइबर का मतलब वो मटेरियल, हाँ, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त होती है, मतलब बहुत मजबूत होता है और वेट उसका कम होता है। तो कार्बन फाइबर के ऊपर काम कर रहे थे कुछ अब मतलब मजबूत मटेरियल जिसका वेट कम है। तो आप समझ सकते हो कि अगर वो उसको मिसाइल के लिए यूज करा जाए, अभी ऑडी बीएमडब्ल्यू गाड़ियों में भी वो मटेरियल यूज होता है, हाँ, अगर आप उसको मिसाइल में यूज करें वेट कम हो जाएगा तो उसका मतलब एक्सेस बढ़ जाएगा ना। तो कभी क्या हुआ कि जब वो उस पर काम कर रहे थे, उनका कोई डॉक्टर कोई फ्रेंड था, वो उनके पास विजिट करने आया, उन्होंने उनको शेयर करा कि यार मैं कार्बन फाइबर पे काम कर रहा हूं, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत मजबूत है और वेट कम है। तो कुछ ऐसा उन्होंने बताया और वो दोस्त थे क्योंकि ये सब स्टोरी शेयर करी, उसके बाद वो चले गए। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो डॉक्टर दोस्त था उनका, हाँ, उसने कलाम साहब को बोला, उसने कि ऐसा है कि यार कुछ दिन छुट्टी का अगर आपके पास वक्त हो तो आइए, हाँ कुछ दिन गुजारते हैं साथ में। तो क्योंकि दोस्त थे यार तो कलाम साहब उनके पास कभी गए। जब कलाम साहब उनके पास गए तो उन्होंने देखा है कि वो डॉक्टर जो थे वो क्या करते थे यार कि उनका जो बच्चे पोलियो जिनको हो जाता था, हाँ अब तो पल्स पोलियो, आपकी जनरेशन तो पोलियो ड्रॉप पी के बड़ी हुई हुई है तो इसलिए आपने पोलियो के केसेस नहीं देखे होंगे। अदरवाइज पोलियो इतनी खराब बीमारी के बिल्कुल पैर बेकार हो जाते हैं, हाँ बैसाखियों के सहारे चलना पड़ता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आप सोचिए, इमेजिन करिए। हाँ, तो वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि यार कि जो है कि डॉक्टर साहब ने जब बुलाया कलाम साहब को कि यार कि उनके पास एक रिहेबिलिटेशन सेंटर था, वहां पे बच्चे जो हैं बैसाखियों पे चल रहे थे, खेलने के लिए काफी कुछ इंतजाम था, उन्होंने प्ले एरिया बना रखा था, लेकिन बच्चे उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। हाँ, और उनको मतलब लगा यार कि ये क्या है। तो कलाम साहब ने बोला है कि आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है बच्चों के लिए, खेलने के लिए उनके लिए, हाँ, लेकिन फिर भी वो उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, एक बच्चे की बैसाखी अपने पास लेके मंगाते हैं और कलाम साहब के हाथ में पकड़ाते हैं। कलाम साहब जब उसको वेट को महसूस करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि बैसाखियों का वेट ठीक ठाक है, हाँ, और बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से बच्चे उस बैसाखियों की वेट से इरिटेट हो रहे हैं, इससे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आगे की स्टोरी थोड़ी आपको समझ में आई रही होगी कि क्या हुआ। कलाम साहब ने अपने एफर्ट से वो कार्बन फाइबर की बैसाखियां बनवाई और डॉक्टर के पास भेजी कि यार इनको बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए प्लीज। ठीक, अब जब इतना हुआ तो डॉक्टर साहब ने बोला, उसने कैसे कि जब आपने इतना एफर्ट ले लिया है तो आप कोशिश ये करिए कि अगर आप समय निकाल पाए तो आप आइए और आप इसको खुद डिस्ट्रीब्यूट करिए तो अच्छा लगेगा मुझे। तो कलाम साहब चले गए अपने फ्रेंड के इनविटेशन पे।
तो फिर ये हुआ कि जब उन्होंने कार्बन फाइबर की बैसाखी बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू करी, हाँ, और बच्चे ने उसको हाथ में लिया और उसको वेट का डिफरेंस फील हुआ और उन बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान आई, मुस्कुराहट आई, हाँ, हैप्पीनेस जो आई, तो उन्होंने बोला मेरी लाइफ का ये हैप्पीएस्ट मूवमेंट था। तो इन शॉर्ट, हाँ, मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी का दुख कम कर देते हैं, जिंदगी का किसी का पेन कम कर देते हैं, हाँ, तो वो हमारे लिए एक बड़ा कुछ खुशगवार वक्त होता है, हमारा हैप्पीएस्ट मूवमेंट निकल जाता है। और ये तो कलाम साहब ने अपनी लाइफ का एक मूवमेंट बताया। मैं डॉक्टर्स के बारे में बात करता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि अल्लाह ने आपको चुना है कि आप लोग अब यहाँ पे नीट के अगर करेक्शन देखने आए तो उसका मतलब डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, जाहिर है। तो अल्लाह ने आपको डॉक्टर बनने के लिए चुना है और मैं दुआ करूंगा कि आप अपने इरादों पे कामयाब भी हो। तो डॉक्टर के लिए मूवमेंट नहीं, डॉक्टर की तो पूरी लाइफ ही हैप्पीएस्ट चलेगी भाई। हाँ, वो ऑब्वियसली आपको पता है कि यार वो रात के 2 बजे कोई डोरबेल, मतलब वो आपके हॉस्पिटल में आ रहे होते हैं, डॉक्टर साहब तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, हाँ, अब आप उसको ये कोई बोलोगे सुबह आना है, आप उसको बोलोगे यार ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए, यार आप उसका इलाज करोगे और सुबह जब वो ठीक होगा तो आपके हाथ पैर पकड़ लेगा, उसने कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल रात तो जान ही निकलने वाली थी, हाँ, लेकिन ये कि आपने तो जान बचा ली। तो कट शॉर्ट में यहाँ पे कि अपने मोटिवेशन को जो नीट के लिए एग्जाम के लिए है उसको बिल्कुल कम मत होने देना, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको एग्जाम देना है। लेकिन उससे पहले यहां पे ये कि अगर किसी से फॉर्म में कुछ गलती हुई है, हाँ, तो उसके लिए ये एनटीए ने नोटिस जो दिया है उसमें करेक्शन विंडो ओपन हो गई है। करेक्शन विंडो में सारी चीजें आप 9 तारीख से 11 तारीख तक के विंडो है, लेकिन 11 में आपको नहीं आना है करेक्शन करने के लिए। कोशिश कर, क्योंकि सर्वर पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, फिर एरर आती है या दिक्कत होती है, तो आप कोशिश करिए कि सुबह मतलब 9 बजे जैसे ही विंडो ओपन हो, आप अपना जो भी आपका करेक्शन, जो फील्ड्स आप करेक्ट कर सकते हैं उनमें आप कोशिश करिए कि ठीक हो जाए। दूसरा ये कि यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट, यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट कर दूं कि अगर आप अपनी कोई कैटेगरी चेंज करते हैं, हाँ, मतलब आपने सपोज एससी में फॉर्म भर रखा है लेकिन अब आप जनरल में जा रहे हो और आपका फीस कुछ ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कि वो एक्स्ट्रा पेमेंट अगर आप डिपॉजिट करते हो तभी आपका वो करेक्शन एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज अगर आप सरकार को पैसा नहीं देते तो उसका मतलब ये कि वो एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा ये कि अगर आप कुछ उल्टा कर रहे हो, उल्टा मतलब ये कि आप जनरल से वो एससी कैटेगरी में जा रहे हो, एससी कैटेगरी में जा रहे हो, आपने पैसा ज्यादा दे रखा है, हाँ, लेकिन ये कि आप फीस कम है तो सरकार आपको पैसा वापस नहीं करेगी, उन्होंने बोल रखा है उसने भैया अगर एक्स्ट्रा पैसा दे दिया वो हम वापस नहीं करेंगे। तो सरकार से पैसा लेना थोड़ा मुश्किल काम है, उस चक्कर में मत पड़िए, एग्जाम पे फोकस करिए, ठीक है। मतलब की बात पे आइए, मतलब की बात यहां पे ये है कि आप किन किन फील्ड्स पे करेक्शन कर सकते हो। अब यहां पे पता नहीं यार एनटी चला कौन रहा है, हाँ, क्योंकि करेक्शन भी आप ही देखिए, जैसे इन्होंने क्या दे रखा है, सीरियल नंबर में 2-3 इन्होंने दे रखे हैं कि कहां का हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने दे रखे कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दीज 2 फील्ड। अब ये एनी वन ऑफ दीज 2 फील्ड का मतलब ये कि या तो आप लोग फादर नेम या फिर ये मदर नेम, क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन। अब अक्सर कभी कभी बच्चों से हो जाता है कि माता जी की जगह पिताजी का नाम आ गया, पिताजी की जगह माता जी का नाम आ गया, तो उसका मतलब दोनों में करेक्शन करना चाहिए ना यार, हाँ। तो अब चलिए जो भी है वही है, तो यहां पे सिर्फ या तो मम्मी पापा में से किसी एक का नाम आप लोग चेंज कर सकते हो, क्वालिफिकेशन या फिर ऑक्यूपेशन जो भी दे रखा है, हालांकि बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है चीजें जो है। एनीवे यहां पे कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज या ऐड ऑल द फॉलोइंग फील्ड्स। यहां पे कैंडिडेट को क्या क्या ये ऑप्शन दे रहा है, देखिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब 10th एंड 12th में अगर आपने कुछ क्वालिफिकेशन भरने में, कुछ फॉर्म के मार्क्स भरने में, रोल जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है उसको आप लोग एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। स्टेट ऑफ इलिजिबिलिटी मतलब ये कि आप कहां से आपने 12th कर रखा है, कौन से स्टेट का डोमिसाइल है, अगर उसमें कुछ इश्यू है या आप कुछ सोच पा रहे हैं जो भी है करेक्शन कर दे तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी अगर पहले सपोज किसी ने यार कोई कैटेगरी भर दी, उसको लग रहा है कि नहीं यार मतलब गलती हो गई है, एससी एसटी ओबीसी है जो भी कैटेगरीज आ रही हैं, हाँ, वो पीडब्ल्यूडी वाली है सब, उनमें भी यहाँ पे कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, इवन सब कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। देखो पीडब्ल्यूडी वगैरह अगर छूट गया है किसी का, हाँ, किसी के दिमाग में लग रहा है कि सर्टिफिकेट बनेगा नहीं बन पाएगा, वो सब अगर उसने इश्यूज रिजॉल्व कर लिया, सोच लिया कि कैसे कैसे हो पाएगा, तो कैटेगरी चेंज कर सकता है। सिग्नेचर में भी कहीं कहीं इशू आ जाता है किसी का, कोई सिग्नेचर चेंज करना चाहे वो भी कर सकता है। हाँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट से नीट कितनी बार उसने अटेम्प्ट दे रखा है इसको भी चेंज कर सकता है। एंड यहाँ पे शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, मतलब एग्जामिनेशन जो सिटी सिलेक्शन है और मीडियन ऑफ द, मेनली तो अगर हम लोग एग्जामिनेशन की सिटी की बात करें तो एग्जामिनेशन का सिटी आपको भी पता है कि वो आपके जो परमानेंट एड्रेस है या जो प्रेजेंट एड्रेस है उसके आसपास का ही मिलने वाला है, उसके आसपास का ही मिलने वाला है। तो अब उसमें यही है कि अगर आपको सपोज कहीं स्पेसिफिक जगह सेंटर चाहिए तो इसका मतलब ये कि उसके आसपास का ही आपको जो है कुछ टेम्परेरी एड्रेस जो है, हाँ, वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको मतलब अलग अलग चीजें हम लोग सबमिट कर सकते हैं।
एंड यहां पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में मैं एक चीज ये बोलूंगा कि जो इंग्लिश है दैट इज ओके, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बाकी और लैंग्वेज में भी पेपर आता है। हाँ, और वो जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं, या फिर अगर मैं हिंदी मीडियम बेल्ट की बात करूं तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं, तो कई कई ऐसा होता है इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ के हालांकि प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, मान लिया कभी कभी कोई चीज फंस जाती है, अटक जाती है, तो उसको आप लोग हिंदी में देख लेते हैं। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर आप लोग हिंदी का पेपर ऑप्ट करते हैं या फिर अगर कुछ वर्नाक्युलर लैंग्वेज का पेपर ऑप्ट करते हैं ना, तो आपको बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा, आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, मतलब इंग्लिश तो सब में आनी आनी है, और आपकी जो ऑप्शन की जो आपने लैंग्वेज ऑप्ट करी है वो भी मिलेगी। इसका फायदा पता क्या होने वाला है आपको? इसका फायदा ये होने वाला है आपको पेपर में, हाँ, वो डबल पेपर मिलने वाला है। मतलब अगर सपोज 20 क्वेश्चन पेपर का जो है आपका, हाँ, मतलब आपको क्या मिलेगा, सपोज अगर ये लैंग्वेज जो भी आ रही है हिंदी भी छपी हुई है ना, उसका मतलब ये पेपर पन्नों का नंबर बढ़ जाएगा ना, और जितने पेजेस का नंबर बढ़ जाएगा ना, आपको रफ वर्क के लिए एक्स्ट्रा शीट मिल जाएगी। आप ये सोचिए ना, तो अगर किसी को रफ वर्क में दिक्कत होती है, किसी को जगह की दिक्कत होती है, वो रफ वर्क के लिए एक्स्ट्रा शीट चाहता है, तो फिर वो अपनी वर्नाक्युलर लैंग्वेज ऑप्ट कर सकता है। तो उसको वर्नाक्युलर लैंग्वेज के साथ साथ जो है वो इंग्लिश तो मिले ही मिलेगा, साथ में उसको रफ वर्क के लिए एक्स्ट्रा शीट मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं। बाकी मैंने एक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट आपके चल रहे हैं ना, एक मॉक टेस्ट की भी मैंने वीडियो बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। और ओएमआर की वीडियो भी मैं इसके बाद नेक्स्ट बनाने वाला हूं, क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या होता है, पेपर सॉल्व कर देते हैं, ओएमआर गलत भर देते हैं। हाँ, तो उसमें भी मैं आपको उसके हैक्स बताने वाला हूं कि कैसे ओएमआर भरनी है। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में ओएमआर करेक्शन या फिर ओएमआर कैसे फिल करें उसके साथ मिलेंगे। हाँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ, जय हिंद, जय भारत।